हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। आज के दिन हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वाली वीडियो आप पहले देखकर आएं, फिर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन की कहाँ काम आती है वो यूज करने वाले हैं। इसमें बेसिकली दो ही कंसेप्ट है और इन्हीं दो कंसेप्ट के बेसिस पर हमें बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे और उसका हमें डायग्राम बना के उसका सॉल्यूशन करना है। तो इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, मेन फोकस किस पे है, एप्लीकेशन पे। तो हम ये कंसेप्ट समझ के डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अब क्या है ये दो क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पर मैंने आइस का ये स्ट्रक्चर बना रखा है, मेरी ड्राइंग पर बिल्कुल मत जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जहाँ पर अपनी अभी लाइन जहाँ पर अभी अपन देख रहे हैं वो अपना क्या कहलाती है, लाइन हॉरिजॉन्टल कहलाती है। अगर मैं यहाँ से अपनी आईज को शिफ्ट कर दूं, मैं कहीं ऊपर देखने लग जाऊं, तो जहां मैं एक्चुअल में देख रही हूँ वो क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट। और नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो बीच में एक एंगल जो थीटा बन रहा है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, राइट। और अगर मैं ऊपर की बजाय अपने हॉरिजॉन्टल से नीचे देख रही हूँ, कहीं जैसे बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो आप, नीचे रोड पर देख रहे हो, तो वो एक्चुअल में क्या कहलाएगी उस वक्त आपकी, अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। ये अगेन आंखों के जो सामने एकदम लाइन बनती है वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल, और एक्चुअल में जहां आप देख रहे होते हो वो वाली लाइन कहलाती है लाइन ऑफ साइट। और ऊपर से नीचे जो एंगल थीटा बनता है वो थीटा हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो ऊपर वाले को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे वाले को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप मैंने दो एग्जाम्पल देके समझाया है तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल देना है तो मैं अभी अपना खुद का एग्जाम्पल दे देती हूँ, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, राइट। देखो, गौर से देखना इन आंखों को, ज्यादा भी गौर से मत देखना, ठीक है। आइस को देखना है, नोटिस करना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन एक्चुअल में बन कैसे रहा है, थीटा कैसे बन रहा है। जैसे सपोज करो कि मैं अभी सामने देख रही हूँ, तो जहां मैं सामने देख रही हूँ ये लाइन मेरी क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल कहलाएगी। अब यहाँ से मैंने अपनी आईज को शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ शिफ्ट करा, तो ये जो मेरी अभी लाइन बन रही है ये बन रही है लाइन ऑफ साइट। और मैंने हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट के लिए जो अपनी आंखों को रोल करके ऊपर ले गई हूँ, ये जो एंगल बना है ये हमारा बना है एंगल ऑफ एलिवेशन। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज एक्चुअली द एंगल ऑफ एलिवेशन, कि अपने हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ देखना क्या कहलाता है, एंगल बनता है एलिवेशन का। अब सेम एग्जांपल अगर मैं डिप्रेशन के लिए दूं, तो यहाँ पर मैं सामने देख रही हूँ, ये अगेन मेरी जो लाइन बन रही है जहाँ मेरा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है कि मैं एकदम सामने देख रही हूँ। अब अगर मुझे कहीं नीचे देखना है, यहाँ पर मैं अगर किसी चीज को नोटिस करूँ, तो यहाँ से मैं अपनी आईज को रोल करके नीचे लेकर आऊंगी, और जहां अब मैं देख रही हूँ नीचे वो मेरी कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। अभी यहाँ से जो मैं देख रही हूँ ये कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टल से नीचे चीज को देखने के लिए मैंने जो अपनी आंखों को नीचे रोल करा है, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक रोल करा है, तो ये जो एंगल बना है ये एंगल हमारा क्या बना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है, राइट। सो आई होप आपको मैंने प्रैक्टिकल मेरा एग्जांपल देके भी बता दिया मैंने कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। अब आपको ऐसे सवाल दिए जाएंगे जिसमें आप कभी ऊपर देख रहे होगे, कभी नीचे देख रहे होगे, कुछ एंगल बन रहा होगा, और एंगल्स आपको मोस्टली वही दिए जाएंगे जो हमने पिछली वाली वीडियो में करे थे। जीरो का और 90 डिग्री का यहाँ पर रोल नहीं होता है, मेनली 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन्हीं तीन एंगल्स के रिलेटेड आपके मोस्टली सवाल देखे गए हैं। सो हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो पीवाईक्यूज की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। हमसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। हमें क्या दे रखा है, एक पोल दे रखा है, हमने ये एक पोल बना दिया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, मतलब यहाँ पर कहीं पर हम मान लेते हैं कि सन है। अब यहाँ से जो शैडो, मतलब यहाँ से जो रेज आ रही है उसके कारण इधर क्या बन रही है, इसकी शैडो बन रही है, जो हम मान लेते हैं ये रही इसकी शैडो, है ना। इस पोल की कोई ना कोई शैडो होगी, और वो किसकी वजह से बन रही है, सन की वजह से बन रही है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, यहाँ से आप अगर इसको आगे एक्सटेंड भी कर दोगे तो भी एंगल में कोई चेंज थोड़ी आएगा, राइट। एंगल तो वो का वही रहेगा, इसको आगे खींच दो
तो हमसे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन पूछा है, मतलब इस थीटा की वैल्यू पूछी है और ये बता रखा है इस पोल की जो लेंथ है और इस शैडो की जो लेंथ है वो बराबर दे रखी है। अगर इस पोल की लेंथ में x मानूं तो ये शैडो की लेंथ भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, राइट। दोनों x है और हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें इन दोनों के बीच की वैल्यू, मतलब इन दोनों का वैल्यू पता है, इनका रिलेशन पता है। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये थीटा जिस लाइन पर बना है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। और परपेंडिकुलर और बेस का हमने क्या पढ़ा है, कौन रिप्रेजेंट करता है, टेन रिप्रेजेंट करता है पी अपॉन बी। तो यहाँ पी अपॉन बी क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स, यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब टेन थीटा 1 कब होता है, मैंने आपको एंगल्स पढ़ाए हैं, टेन थीटा 10:45 पर क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो इस 1 को मैंने क्या लिख दिया, 10:45, 10 से 10 कैंसिल हो गया, थीटा का आंसर हमें कितना मिल गया, 45। ये मैंने केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, बाकी टेन थीटा डायरेक्ट अगर 1 लिख रखा है तो थीटा हमारा क्या आ जाता है, 45 आ जाता है, सिंपल। सो आई होप यहाँ पर आंसर आपको समझ में आ गया होगा, थीटा बराबर 45 कैसे आया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर थीटा बराबर आ गया 45। तो ये जो सन वाला एग्जाम्पल है ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे एग्जाम्स में कि सन का क्या एलिवेशन है, और आपको इस पोल की और इसकी शेडो के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन दे रखा होगा। जैसे यहाँ पर तो अभी दे रखा है आपको कि इसकी और इसकी लेंथ बराबर है, कभी वो आपको बोलेंगे कि ये √3 टाइम्स है इसकी शेडो का, या इसकी शेडो पोल की √3 टाइम्स है, या कुछ भी ऐसा आपको करके रिलेशन देंगे, तब आपको क्या निकालना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा, राइट। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंज फ्रॉम 45 to 30 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज। मतलब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, एक टावर दे रखा है। इसमें मेन बात यही आती है इन सवालों में कि आपको सवाल अच्छे से पढ़ के उसका डायग्राम बनाना है। अगर डायग्राम करेक्ट होगा तो आधी जंग तो आपने वहीं जीत ली। फिर उसके बाद जस्ट जो हमें बोला है कि क्या कैलकुलेट करना है, फिर तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उसे कैलकुलेट कर ही लोगे, राइट। पर इसमें मेन होता है डायग्राम अच्छे से बनाना है आपको। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द वर्टिकल टावर, ये जो है हमें टावर दे रखा है, इसकी यहाँ पर शेडो बन रही होगी, मान लेते हैं सन इधर की साइड है और यहाँ पर इसकी क्या बन रही है, शेडो बन रही है, राइट। ऑन द लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर, 10 मीटर वो शेडो बढ़ जाती है जब जो हमारा थीटा है वो 45 से 30 डिग्री चेंज होता है। मान लो सबसे पहले ये जो टावर है इसकी शेडो यहीं तक आ रही थी, राइट। तो यहाँ इसका जो एंगल बनेगा वो हमें कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। ये बोल रहा है जब एंगल 45 डिग्री से 30 डिग्री हुआ तो इसकी शेडो क्या हो गई, बढ़ गई, और कितनी बढ़ गई वो हमें सवाल में कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है, राइट। सवाल में क्या दे रखा है कि 10 मीटर उसकी शेडो की लेंथ बढ़ जाती है अगर जो हमारा एंगल है वो 45 से 30 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ 45 यहाँ 30 30 45 कहाँ पर लिखें, तो आपको खुद को पता है अगर टावर के जितना पास होगा उतना हमारा ज्यादा एंगल बनेगा, और टावर से जितना दूर होगा उतना कम एंगल बनेगा, राइट। बिकॉज देखो यहाँ से अगर मैं कोई चीज है जो मतलब अगर थोड़ी सी दूर है और मैं उसको यहाँ से देख रही हूँ तो मुझे मेरी आंखों पे ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ रहा है, एंगल ज्यादा बड़ा नहीं करना पड़ रहा है। पर अगर कोई चीज है डायरेक्ट यहाँ ऊपर आ गई तो मुझे ऐसे यूं करके देखना पड़ेगा, तो एंगल मेरा बढ़ जाएगा, 60 डिग्री 70 डिग्री हो जाएगा। पर अगर कोई चीज सामने है थोड़ी सी दूर है तो मुझे 45 डिग्री 30 डिग्री, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर चीज पास में होती है तो थोड़ा सा ही एंगल, ज्यादा ऊपर होती है तो बड़ा हो जाता है एंगल, या ज्यादा दूर होती है, यहाँ पर दूर है एंगल तो इधर 30 डिग्री, और जैसे ही अपन पास गए तो टावर को यूं करके देखना पड़ेगा तो 45 डिग्री। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और जैसे ही 45 डिग्री से 30 डिग्री हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ, वो हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है उस शेडो की में, कितना चेंज आ गया, 10 मीटर का चेंज आ गया, राइट। अब हमसे पूछ रखा है द हाइट ऑफ द टावर इज, इसकी हमें क्या बतानी है, हाइट बतानी है। तो जो बताना है हमने उसे क्या मान लिया, h मान लिया, राइट। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता है तो इस वैल्यू को मैं क्या लिख देती हूँ, x लिख देती हूँ। अगर हम बात करेंगे इस वाले ट्राइंगल में, अगर मैं 10 45 निकालूं,
1045 अब आपको पता लगेगा कि साइन कॉस टेन इन सब में से आपको कैसे पता लगेगा कि टेन लेना है कॉस लेना है। तो जो वैल्यू हमें निकालनी है, जो वैल्यू हमें पता है या जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उसको ध्यान में रखो कि अगर हमें इन दोनों को देखना है तो h और x परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस दो में ही आते हैं, या तो 10 या कॉट। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, 10 ले लिया। अब कॉट लेके करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो 1045 यहाँ पर करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x हो गया। 1045 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है, पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, h आ गया। मतलब ये जो टावर की हाइट है उतनी ही यहाँ पर x की वैल्यू होगी, उतनी ही शेडो यहाँ पर बनेगी। तो ये दोनों में हमें एक रिलेशन पता लग गया। अब अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल को देखूं, बड़े वाले ट्राइंगल में 1030 अगर हम निकालेंगे तो 1030 की क्या वैल्यू आएगी, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इस पूरे लाइन को एक बार नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ये पूरा एक बड़ा सा ट्राइंगल है, तो इसमें परपेंडिकुलर अपना क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और नीचे बेस, ये 30 वाला जो एंगल है इस पूरे बेस पर बना है, तो 10 प्लस एक्स, अपना बेस क्या हो जाएगा, 10 प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। अब 1030 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि आपको वो टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, और आप इन सवालों को धीरे धीरे करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद होने लग जाएगी कि 1030 1/√3, 1060 √3 होता है, sin 60 √3/2 होता है। तो ऐसे धीरे धीरे सवाल करोगे तो अपने आप आपको आदत हो जाएगी। यहाँ पर ऊपर लिखेंगे h, नीचे लिखेंगे 10 प्लस, अच्छा यहाँ पर x की वैल्यू अपनी क्या आ गई थी, h आ गई थी, तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे, h से। अब यहाँ से इसको सिंपली कैलकुलेट करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है। उधर भेजेंगे 10 प्लस h, इधर भेजेंगे √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा √3 -1, और इधर क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। इसको उधर भेजा और h कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो ये तो सिंपल मैथ से आई होप समझ गए होगे आप। h को उधर भेजा, माइनस का h हो गया, दोनों में से h कॉमन निकाल दिया तो अंदर बच गया √3 -1, राइट। अब यहाँ से h की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 10/√3 -1, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई। और वही हमें क्वेश्चन में क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। पर आपको जो ऑप्शंस में दे रखा है वो आपको रैशनलाइज करके दे रखा है, राइट। और रैशनलाइज करते हैं तो हम ऑप्शंस इतने सिमिलर होते हैं, √3 + 1 √3 -1, तो अपन सोचने लग जाते हैं कि अपन ने ही कहीं गलती करी होगी, राइट। तो देखो यहाँ मुझसे भी इस तरीके से गलती हो गई, तो ऐसे ही अगर एग्जाम में आप लोग होगे तो आपसे भी ये गलती हो सकती है। तो उसको नेग्लेक्ट करके अपन को यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा है तो हमें इसके एक बार देखना है कि रैशनलाइज करने से क्या पता ऑप्शन वाला आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद दोबारा अपनी कैलकुलेशन चेक करनी है, राइट। तो यहाँ अगर हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10/√3 -1, और इधर क्या बन जाएगा, √3 + 1 और √3 + 1। ऊपर तो बन जाएगा 10 √3 + 1, और नीचे a - b a + b, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 - 1, और 3 - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और 2 से 10 को कट करोगे तो क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5/√3 + 1। अब ये हमारा क्या आ गया, ऑप्शन से मैच करने वाला आंसर आ गया। बाकी आप नॉर्मल जब 10th में सॉल्व करते हो तो आप यहाँ तक भी लीव करते हो तो भी ओके होता है, ठीक है। बट क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा है तो आपको रैशनलाइज करके उसको सही तरीके से लिखना जरूरी है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5/√3 + 1। तो देखो यहाँ पर एक और ऑप्शन में भी √3 - 1 और √3 + 1 दो ऑप्शन दे रखे हैं वापस कंफ्यूज करने के लिए। तो हमें ऑप्शन डी के साथ जाना है जिसमें हमारा √3 + 1 आ रहा है, और यूनिट क्या लग जाएगी, क्योंकि ये हाइट है और यहाँ मीटर में दे रखा है तो इधर भी क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, राइट। तो 5/√3 + 1। तो हमने क्या किया, इसमें जब भी इस तरीके से डायग्राम बन रखा हो, पहले ये सोचना है कि पहले हम छोटे वाले ट्राइंगल को लेंगे, फिर कुछ वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि एंगल दे रखा है, राइट। फिर हम बड़े वाले ट्राइंगल को लेंगे, तो दोनों का इक्वेशन का मिला जुला के जो हमें निकालना है वो हमारी वैल्यू क्या होगी, आ जाएगी। सिंपल। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अ पोल ऑफ 24 मीटर हाइट। एक हमें पोल दे रखा है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 24 मीटर। फिर क्या लिख रखा है,
विच कास्ट द शेडो ऑफ लेंथ 8√3 मीटर। मतलब इसकी जो शेडो बन रही है उसकी भी लेंथ इस बार हमें दे रखी है, राइट। शेडो कुछ ज्यादा ही अच्छी बना दी मैंने, पर आप लोग आई होप समझेंगे, ठीक है। तो इसकी शेडो की भी इस बार लेंथ हमें दे रखी है। तो हमसे क्या पूछ रखा है वो देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब हमें दोनों लेंथ देके हमसे क्या पूछ लिया, थीटा पूछ लिया इन लोगों ने कि बताओ थीटा कितना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कितना होगा, मतलब ये वाला थीटा हमसे पूछ लिया है। अब ये जो दो वैल्यू दे रखी है, अगेन हम देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला टेन थीटा रिप्रेजेंट करता है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 8 से इसे कट करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। और √3 और √3 लिख सकते हैं 3 को हम, राइट। और नीचे भी √3 है, कट होके कितना आ गया आंसर, √3। तो 10 की वैल्यू √3 किस थीटा पर होती है, तो आप बोलोगे 60 डिग्री पर होती है। तो यही तो हमें निकलना था, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। सो आई होप ये क्वेश्चन तो काफी इजी था, इसमें आपको केवल थीटा निकालना था। तो आपको वो टेबल पता होनी चाहिए कि कौन सी किसकी क्या वैल्यू है, 60 पे क्या वैल्यू होती है, 45 पे क्या वैल्यू होती है। अगर वो चीज पता है तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इफ अ 40 मीटर लैडर, लैडर का क्या मतलब होता है, सीडी, राइट। तो 40 मीटर लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ 20√3 मीटर हाई वॉल। मतलब एक वॉल है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 20√3 मीटर, इतनी हाई पर एक वॉल है, मतलब इतनी हाइट की एक वॉल है। यहाँ पर हमने सीडी लगा रखी है और उस सीडी की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पर 40 मीटर दे रखी है, 40 मीटर दे रखी है। अब हमसे पूछ रखा है कि बताओ देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल फ्रॉम द बेस ऑफ द लैडर। और उसको इस तरीके से रखा गया है, यहाँ पर एक और लाइन रखी है कि सच दैट इट जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल। इस लैडर को इस तरीके से रखा गया है दीवार पे कि ये उसके एकदम टॉप को टच कर रही है, मतलब पूरा कवर अप कर रही है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 20√3। फिर हमें यहाँ पर बोल रखा है कि बताओ यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, यानी सिंपली हमसे थीटा की वैल्यू पूछी है फ्रॉम द बेस ऑफ द लेडर टू द हाइट ऑफ द वॉल। मतलब इसके वॉल के टॉप से टॉप का एलिवेशन पूछा है इसके लैडर के बेस से। तो हमें इन शॉर्ट क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। अब आप गौर से देखोगे हमें इस बार ये वाली साइड नहीं दे रखी है, तो हम टेन थीटा का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें बेस पता ही नहीं है। पर हमें थीटा के रेस्पेक्ट में पता क्या क्या है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड जो 90 डिग्री के सामने बनती है वो तो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में हमने क्या पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, साइन थीटा का। साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस यानी 40। तो 20 और 40 को कट करेंगे, आंसर कितना आ गया, √3/2। और साइन √3/2 कब होता है, कौन से थीटा पर होता है, 60 डिग्री पर। तो अपना आंसर क्या आ गया, 60 डिग्री। तो अगर आपको एंगल्स अच्छे से पता है, आपको ये फॉर्मूला P/H अच्छे से पता है, यहाँ पर हमें दो पैरामीटर जो दे रखे हैं इसका यूज करके हम एंगल कैसे निकालेंगे, ये अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है तो आपके बहुत फटाफट से क्वेश्चन होंगे, राइट। सो ये क्वेश्चन काफी इजी था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। एक एरोप्लेन है, अब एरोप्लेन मुझे बनाना आता नहीं है, मैं पता नहीं रैंडम से कुछ भी एरोप्लेन बना रही हूँ, मान लेना इसको और हंसना तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा बनाया मैंने, ठीक है। यहाँ पर इसकी हमें हाइट दे रखी है कि ये कितना ग्राउंड से कितना ऊपर उड़ रहा है, 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, राइट। 300 मीटर अबव द ग्राउंड, पासेज वर्टिकली अबव अनदर प्लेन एट एन इंस्टेंट। और ये जो हमारा प्लेन है ये किसी और प्लेन के ऊपर से गुजर रहा है, राइट। यहाँ पर एक और प्लेन बना देते हैं, ये उसके क्या कर रहा है, ऊपर से गुजर रहा है। और एक इंस्टेंट के लिए, इन्होंने क्या बोला है, एक इंस्टेंट के लिए हमें एक पॉइंट दिया ग्राउंड पर, और उस ग्राउंड पर जो पॉइंट दिया उससे इन दोनों के प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है कि यहाँ से कोई अगर इन प्लेन्स को ऑब्जर्व करता है तो उनका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब यहाँ पर एक एलिवेशन एक प्लेन का तो 60 डिग्री दे रखा है, एक प्लेन का 45 डिग्री दे रखा है।
तो हमें पता है ये जो नीचे वाला प्लेन है इसका क्या होगा 45 डिग्री, और यहाँ पर एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो एंगल इंक्रीज हो रहा है तो ये बड़े वाले एंगल का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ये तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, 45 डिग्री और 60 डिग्री। और ये जो लेंथ दे रखी है टोटल, ये टोटल लेंथ है हमारी 300 मीटर, क्योंकि ऊपर वाले एरोप्लेन की हाइट दे रखी है और ये ऊपर वाला एरोप्लेन नीचे वाले एरोप्लेन के ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है। तो अपन को हाइट इसकी दे रखी है 300 मीटर। पर अब हमसे पूछ रहा है द हाइट ऑफ द लोअर प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड इज, तो ये जो लोअर वाला प्लेन है इसकी यहाँ से हाइट कितनी होगी, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो हमसे ये वाली लेंथ पूछ रखी है, राइट। तो इस लेंथ को अपन मान लेंगे x, और अगर ये वाली लेंथ x है तो बताओ हमारी ऊपर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरी अगर 300 है और ये वाली इतनी सी x है तो ये वाली लेंथ 300 माइनस x हो जाएगी, राइट। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी अपनी 300 माइनस x। अब हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल, एक दिख रहा है बड़ा वाला ट्राइंगल, तो इसका यूज करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो मेरे सॉल्व करने से पहले आई होप आपने वीडियो पॉज करके एक बार खुद से जरूर ट्राई किया होगा, नहीं किया तो अगले वाले क्वेश्चन में जरूर करना, ठीक है। अब सबसे पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं। इसमें अगर हम गौर से देखेंगे दोनों ट्राइंगल में, तो हमारा बेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ये बेस चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो अगर हम दोनों ट्राइंगल में बेस को इंक्लूड कर दें और उस बेस दोनों में सेम आ रहा है तो दोनों इक्वेशन को अपन बराबर रख सकते हैं, राइट। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, एक हम ले लेते हैं बेस ले लेते हैं, राइट। तो 1045 हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर ये वैल्यू हमें नहीं पता है, इसको अपन क्या नाम दे देते हैं, y नाम दे देते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1045 x अपॉन वाई, राइट। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो x अपॉन वाई इक्वल्स टू 1। यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, y आ गया। एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास। उसी के साथ अगर हम दूसरी इक्वेशन देखें, बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। बड़े वाले ट्राइंगल में 1060 डिग्री, 1060 डिग्री अगर निकालना है तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, 300 हो जाएगी। चलो ये 300 माइनस एक्स की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने केवल ऐसे ही आपको बता दिया। पूरी लेंथ अपने पास 300 है, नीचे अपने पास क्या है, y है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 की वैल्यू होती है √3, राइट। तो √3 बराबर 300 अपॉन वाई। अभी हमने यहाँ पर देखा y और x क्या है, बराबर है, तो मैं y की जगह क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर x लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर √3 बराबर 300 अपॉन x लिख दिया, x को उधर भेजेंगे, √3 को नीचे ले आएंगे, तो अपना आंसर कितना हो गया 300 अपॉन √3। पर अगर हम इसे भी रैशनलाइज कर देते हैं जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, √3 अपॉन √3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 √3 और अपॉन 3 से 300 कटेगा, आंसर हमारा कितना आ गया 100 √3, राइट। तो 100 √3 हमारी क्या आ गई, यहाँ से यहाँ तक की नीचे वाले एरोप्लेन की ग्राउंड से दूरी आ गई 100 √3, और यूनिट क्या लगा देंगे, मीटर लगा देंगे। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 100 √3 हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, राइट। तो हमें केवल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन कब बना है, एक प्लेन तो ऊपर से उड़ रहा है, वो इमेजिनेशन में खो जाते हैं कि उसकी तो हमेशा पोजीशन जो है चेंज हो रही होगी एरोप्लेन की, फिर हम कैसे क्या लेंगे। भाई हमें बोल रहा है कि एक एरोप्लेन है जो 300 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है, एक इंस्टेंट के लिए वो एक एरोप्लेन के ऊपर से गुजर रहा है, तो दोनों का एरोप्लेन का किसी एक पॉइंट से, ग्राउंड पर एक पॉइंट है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, तो दोनों जब एक सीट में होंगे तभी तो वो हमने एंगल नोटिस करा होगा। तो दोनों का एंगल देखा, फिर उसके बाद हमने डायग्राम बनाया और इसकी जो लेंथ थी हमें क्या निकालना था, लोअर प्लेन की ग्राउंड से लेंथ निकालनी थी, तो उसे हमने x माना और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हमने क्या करा, सॉल्व करा, राइट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स P एंड Q। हमें एक टावर दे रखा है यहाँ पर और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से 2 पॉइंट्स है, ग्राउंड पर 2 पॉइंट है P और Q। इन P और Q पॉइंट से हमें इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, राइट, ठीक है। कितना दे रखा है हमें, अच्छा द एंगल ऑफ एलिवेशन दिस
हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है, अगर हम आगे पढ़ेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है। लाइंस और एंगल्स में मैंने पढ़ा है आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, राइट। तो P एंड Q एट डिस्टेंस 10 मीटर एंड 5 मीटर। तो P वाले डिस्टेंस 10 मीटर, यानी ये बड़ी वाली डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी 10 मीटर, और ये छोटी वाली डिस्टेंस जो Q है ये हमारी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स P एंड Q विच इज 10 मीटर एंड 5 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। मतलब P एंड Q और P वाले के लिए 10 मीटर दूरी पर है, P वाला कहाँ से बेस ऑफ द टावर से, और Q वाला यहाँ से बेस ऑफ टावर से कितना दूर है 5 मीटर की दूरी पर है, राइट। अब इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो हमें दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो ऐसे एंगल जिनको जोड़ने पर क्या आए 90 डिग्री आए। तो अगर मैं पहले वाले एंगल को x ले लेती हूँ तो दूसरा वाला एंगल मेरा क्या बन जाएगा 90 माइनस एक्स बन जाएगा, क्योंकि हमें सवाल में दे रखा है दोनों एंगल्स क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। और फिर हमसे क्या पूछ रखा है द हाइट ऑफ द टावर इज, तो जो हमसे पूछ रखा है उसे हम क्या मान लेंगे h मान लेंगे। हाइट ऑफ द टावर निकालना है तो इसे हमने क्या मान लिया h मान लिया। अगेन हमारी क्या बन जाएगी दो इक्वेशन बन जाएगी, और दो इक्वेशन का यूज करके हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं। छोटे वाले ट्राइंगल में ये तो हमें निकालना है तो h तो लेना पड़ेगा, और ये बेस है तो परपेंडिकुलर और बेस, और एंगल हमें इस बार दे नहीं रखा है तो हमने क्या लिखा 10x लिख दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा h/5। ठीक है, ये एक अपनी वैल्यू आ गई। अब यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो आगे सॉल्व कैसे करें, तो इसको एक बार यहीं पर लीव करते हैं। फिर हम लेते हैं बड़ा वाला ट्राइंगल। बड़े वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये है 10 मीटर और ये है h, और ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस एक्स। अगेन परपेंडिकुलर और बेस, तो 10 90 माइनस एक्स हमारा क्या हो जाएगा h अपॉन नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। ये अपनी वैल्यू आ गई 10 90 माइनस एक्स की। अब हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पर h की। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, यानी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम कॉट एक्स लिख सकते हैं। कॉट एक्स हमारा क्या हो जाएगा h/10। तो मैंने बोला इनडायरेक्टली बहुत सारे फॉर्मूलाज काम आते हैं। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया कॉट एक्स। अच्छा, हम जानते हैं कि कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स को 1/10x लिख सकते हैं, राइट। 1/10x लिख दिया और इधर क्या लिख दिया h/10 लिख दिया। अच्छा, 10x की वैल्यू h/5 है तो 1/10x की वैल्यू क्या हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कितनी हो जाएगी 5/h, और इधर क्या आ रहा है h/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू निकालनी है केवल। h स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया, यानी √50 हमारी क्या हो जाएगी h की वैल्यू आ जाएगी। या तो √50 लिख सकते हैं या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन करके 5 बाहर आ जाएगा तो 5√2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन बी जो है हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 5√2, राइट। तो सबसे पहले हमें जो एंगल्स नहीं दे रखे थे इन्होंने सबसे पहले एंगल्स के बीच में हमें डायरेक्ट एंगल नहीं बताया पर रिलेशन बताया एंगल के भी बीच में कि दोनों एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है तो हमने हमारे दिमाग की बत्ती जलाई, इसको x लिखा, इसको 90 माइनस एक्स लिखा, क्योंकि दो एंगल का सम अगर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो वो 90 होते हैं, राइट। फिर मैंने क्या बोला ऐसा डायग्राम जब भी बने सबसे पहले छोटा ट्राइंगल लो फिर बड़ा वाला ट्राइंगल लो, फिर जो निकालना है फिर दिमाग लगाओ कि कैसे क्या एलिमिनेट हो सकता है। तो यहाँ पे 10 90 माइनस एक्स को हमने कॉट एक्स लिख दिया, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन पता था कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो रेसिप्रोकल कर दिया। 10x की वैल्यू यहाँ से उल्टी करके लिख दी हमने, फिर h का हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, सिंपल। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है अ मैन फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर। एक लड़का मतलब एक जो मैन है वो टावर के 100 मीटर टावर के ऊपर खड़ा है, राइट। ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग टुवर्ड्स द टावर। वो एक कार को ऑब्जर्व करता है, मतलब सबसे पहले हम टावर बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहली बार अब हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पहुंच गया ऊपर पहुंच गया, मतलब ऊपर पहुंच गया उस सेंस में नहीं, मतलब यहाँ पर टॉप ऑफ द टावर पे पहुंच गया, राइट। और ये यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहा है
दो कार्स को मतलब एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो मूव कर रही है और टुवर्ड्स दी टार की तरफ आ रही है। तो यहाँ हमारा ऑब्जर्वर है और मैंने क्या बोला, जब ऊपर से नीचे हम देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। मतलब हमारी हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ वाला एंगल हमें कितना दे रखा है, इसी एंगल को तो अपन बोलेंगे क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट है। यहाँ पर वो देख रहा है हमारा ऑब्जर्वर और यहाँ पर हमारी हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच बनने वाला एंगल हमारा क्या कहलाता है, डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या यहाँ पर दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। अब हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़े हैं, ऐसे जब भी z बनता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। फिर आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम्स 60 डिग्री। कुछ समय के बाद ये जो कार है, यहाँ पर हम कार बना देते हैं। अगेन मेरी ड्राइंग पर जाना मत बिल्कुल भी। ये जो हमारी कार है वो थोड़ा आगे आ गई क्योंकि मूव कर रही थी ये, तो इसने पहले जब ऑब्जर्व किया तब यहाँ पर थी, दोबारा जब ऑब्जर्व किया तब यहाँ पर आ गई। तो अब ये जो इसने ऑब्जर्व करा है, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें कितना दे रखा है, मतलब ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पर हम गौर करेंगे तो ये लाइन, यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन वापस z बना रही है। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। अब हमसे क्या पूछ रखा है, द डिस्टेंस इन मीटर कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब कार जब यहाँ से यहाँ पर आई तो बताओ इसने कितनी दूरी कवर की, हमें डिस्टेंस बतानी है। तो जो हमें पता करना था वो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और स्टार की हाइट हमें दे रखी है क्या, 100 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पर हमने स्टार की हाइट क्या लिख दी, 100 मीटर, राइट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि अभी तक हमने ये जो पूरा डायग्राम बनाया है क्वेश्चन पढ़ के बनाया है। अब हमसे पूछ रखा है इस x की वैल्यू बताओ। कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता है तो इसे मान लेते हैं हम y मान लेते हैं, राइट। अगेन हम छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे फिर बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, हमारी जो बात है वो यही है। सबसे पहले y का आंसर निकालते हैं, 1060 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हमने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 100 अपॉन y। 1060 की वैल्यू होती है √3 और यहाँ पर होगा 100 अपॉन y। अच्छा y का आंसर निकालना है तो y का आंसर कितना आ गया, 100 अपॉन √3 आ गया। सो आई होप ये वाला y का आंसर कैसे आया है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आई थिंक इसमें इंक खत्म हो रही है, आई विल हैव टू पिक अनदर मार्कर, राइट। तो y का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 100 अपॉन √3। इसको हम अभी रैशनलाइज नहीं करेंगे तो चलेगा क्योंकि हमें मेन वैल्यू तो किसकी निकालनी है, x की निकालनी है, राइट। अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। बड़े वाले ट्राइंगल में tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा, 100 अपॉन ये पूरी लेंथ, क्योंकि ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है तो इसका बेस तो ये पूरा आएगा और पूरे में क्या करेंगे हम x प्लस y करेंगे, राइट। tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 अपॉन √3 होती है। यहाँ पर 100 अपॉन क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 √3। अब यहाँ पर y की वैल्यू हमें पता है क्या है, 100 अपॉन √3। इस y को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का y, और माइनस y की जगह क्या रख देंगे, 100 अपॉन √3 रख देंगे, सिंपल। इसको अब हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने पर एलसीएम लेंगे √3, इधर ये √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300 आ जाएगा, माइनस इधर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 200 अपॉन √3 आ गया, राइट। तो 200 अपॉन √3 आपको कुछ वैल्यू दे रखी है क्या, 200 अपॉन √3 तो नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर हम इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। रैशनलाइज करने के बाद वाला हमारे ऑप्शन दे रखा है तो इसे हम रैशनलाइज कर देंगे, √3 अपॉन √3 तो आ जाएगा 200 √3 अपॉन 3। अब ये 3 जो है 200 से कट नहीं होता है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल ऑप्शन, जो हमें किस में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है, राइट। तो इसको नॉर्मल हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पर थोड़ा सा tan 30 हमारी क्या होती है, 1 अपॉन √3 होती है। उसको हमने लिखा y की जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस करी, यहाँ पर सॉल्व करके हमें x का आंसर निकालना था तो वो हमने निकाल लिया, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वाले क्वेश्चन में हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट यूज हुआ
जिसमें हमने अल्टरनेट इंटीरियर करके एंगल्स क्या बन गए हमारे इस ट्राइंगल में यहाँ पर बना लिए हमने। फिर भाई इस वाले ट्राइंगल को लिया, बड़े वाले ट्राइंगल को लिया और सॉल्व कर दिया, सिंपल। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगी, पर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा और आपको कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये वाले क्वेश्चंस थोड़े टाइम लेंगे, थोड़े से टाइम टेकिंग होंगे। अगर बड़ा सवाल है, इस तरीके से सवाल आ जाए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आप लोग फटाफट कैलकुलेशन करना। बाकी में थोड़ा अपना टाइम एडजस्ट करना कि कहीं कुछ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कुछ ऐसा निकालना हो, एरिया, वॉल्यूम निकालना हो, तो उनमें जल्दी जल्दी आप कैलकुलेशन करके थोड़ा टाइम इधर ट्रिग्नोमेट्री में दे देना, राइट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। आज हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म होती है। मतलब इससे पिछली वाली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री खत्म करी, इसमें हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फिनिश होता है। अब हमारे केवल 2 टॉपिक बच रहे हैं, विच इज स्टैटिस्टिक्स एंड अनदर वन इज अर्थमेटिक, जिसमें प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आते हैं। तो वो काफी इजी कंसेप्ट है, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, एकदम बेसिक वाले, कि जो बायोलॉजी वाले हैं उन्हें भी अच्छे से समझ आए, इस तरीके से बेसिक वाले पढ़ा रही हूँ। और जो भी मैथ्स वाले हैं उन्हें लग रहा होगा कि मैम फटाफट क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई बायो वाले भी ये वीडियोस अगर देख रहे होंगे तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, राइट। और आपके जो भी फ्रेंड्स है जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, जुलाई में एग्जाम आने वाला है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब ये भी कोई बोलने की बात है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।